हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्थल मंडल के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न शैलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 150 है, आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय और गैर क्रिस्टलीय दोनों होती हैं। आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय और गैर क्रिस्टलीय दोनों होते हैं। ये चट्टानें जल के लिए छिद्रयुक्त नहीं होती हैं। उनके निर्माण में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा होती है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया और टफ आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कथन है आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। तर्क है, शैल मूल के घनीकरण के कारण आग्नेय शैल बनती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और क्यू और आर दोनों सही है और आर क्यू का सही विवरण है। आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैलें भी कहते हैं क्योंकि शैल मूल के घनीकरण के कारण आग्नेय शैल बनती हैं। आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, अतः क्यू और आर दोनों सही है और आर क्यू का सही विवरण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन चट्टानों के विषय में सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवसादी चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। ये सही नहीं है। इसके अलावा बाकी तीनों सही है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से निकले मैग्मा तथा लावा से मिलकर होता है। पृथ्वी भूप्रपटी का निर्माण उन चट्टानों से मिलकर होता है जो कि एक या एक से अधिक खनिजों का संग्रह है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें अन्नाच्छादी एजेंटों के प्रभाव से अनावृत होकर अलग अलग आकार के टुकड़ों में टूटते हैं। ये सही है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानें शामिल हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले मैग्मा तथा लावा से मिलकर होता है। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। पृथ्वी भूप्रपटी का निर्माण उन चट्टानों से मिलकर होता है जो कि एक या एक से अधिक खनिजों का संग्रह है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें अन्नाच्छादित एजेंटों के प्रभाव से अनावृत होकर अलग अलग आकार के टुकड़ों में टूटते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान मशरूम के आकार की होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेकोलीथ।
आग्नेय चट्टानों का निर्माण तरल मैग्मा एवं लावा के जमने से होता है। उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय चट्टान बाह्य निर्मित तथा अंतः निर्मित दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। आग्नेय चट्टान के विभिन्न रूप इस प्रकार हैं। बेथोलीथ, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबदनुमा आकार में विकसित हो जाता है। अन्नछादन प्रक्रिया के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट हो जाते हैं। लेकोलीथ, ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जो मशरूम के आकार के होते हैं, जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। डाइक, लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है और इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार नुमा संरचना बनती है जिसे डाइक कहते हैं। लेपोलीथ, ऊपर उठते लावा के कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाए तो यह लेपोलिथ कहलाता है। अगला प्रश्न है, चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेनाइट बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान है। ये सही नहीं है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक खनिज क्रिस्टल होते हैं। ये सही है। मोटे दाने वाली अंतर्वेदी चट्टानों को वितली आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ये भी सही है। और महास्कंद भारी वितली सैल हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक खनिज क्रिस्टल होते हैं। ग्रेनाइट एक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है जिसका निर्माण धरातल के नीचे काफ़ी गहराई में होता है। इसी कारण ग्रेनाइट चट्टान को प्लूटोनिक सैल भी कहते हैं। मोटे दाने वाली अंतर्वेदी चट्टानों को वितली चट्टान कहते हैं। महास्कंद भारी वितली सैल हैं। ए सी डी सही है जबकि बी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें क्रिस्टलीकरण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेसाल्ट में। बेसाल्ट चट्टानों में क्रिस्टलीकरण होता है। बेसाल्ट बारीक कणों वाली बाह्य आग्नेय सैल है जिसका जमाव धरातल के ऊपर ज्वालामुखी के उद्गार के समय हुआ है। जब लावा का जमाव एवं ठोस रूप शीघ्रता से हो गया तो कणों का अभाव हो गया। यही कारण है कि बेसाल्ट चट्टानों में कण नहीं मिलते। ऐसी चट्टानों को ग्लासी बेसाल्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल चट्टानों में एक दोष का घटक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंटीक्लिनल एक्सिस। क्रिस्टल चट्टानों में एक दोष का घटक एंटीक्लिनल एक्सिस नहीं है। अपनति और अभिनति के आधार पर एंटीक्लिनल एक्सिस एवं सिंक्लाइन एक्सिस दो प्रकार के वलन अक्ष होते हैं। वलन के मध्य में स्थित कल्पित तल को अक्षीय तल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय सैल रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ज्वालामुखी उद्गार से लावा का जमाव यदि धरातल पर पहुंचने से पहले भूपटल के नीचे हो जाने से निर्मित आग्नेय चट्टानों को अंतर्वेदी आग्नेय सैल कहते हैं। जैसे लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील, बेथोलिथ, लेकोलिथ, डाइक आग्नेय चट्टानें हैं। बेथोलिथ का निर्माण मैग्मा के भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा होने से होता है। डाइक का निर्माण लावा के दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर जमने से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का सही उदाहरण है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का सही उदाहरण है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है, चूंकि इनका ठंडा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है, जहां पर तापमान अधिक होता है। अतः इनके ठंडा होने की गति मंद होती है। इस कारण इनमें रवे अधिक बड़े पाए जाते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सीख एवं डाइक आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन आग्नेय शैलों के संबंध में सही है? पहला है, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। दूसरा है, आग्नेय शैलों के ठंडा एवं ठोस बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर भी हो सकती है। तीसरा है, इनका वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया जाता है। चौथा है, पिघले हुए पदार्थों के आकस्मिक शीतलता के कारण बड़े और चिकने कण बनते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी सही है। आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इन शैलों के ठंडा एवं ठोस बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर भी हो सकती है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया जाता है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई पर ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। अगला प्रश्न है, आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों में डैश खनिज पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोट्स। आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में लोट्स खनिज पाया जाता है। इन चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में और वृहद जमाव लोट्स के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और शीशा आदि इसी तरह सिराओं जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय मैग्मा में सिलिका का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च। अम्लीय मैग्मा में सिलिका का प्रतिशत उच्च होता है। अम्लीय मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण मैग्मा काफ़ी गाढ़ा और चिपचिपा होता है एवं मैग्मा ज्यों ही धरातल पर प्रकट होता है उसी समय शीघ्रता से ठंडा होकर जम जाता है। बेथिक मैग्मा काफ़ी हल्का और पतला होता है एवं सिलिका की मात्रा कम होती है, तो मैग्मा अधिक दूर तक फैलने के बाद जमता है। अगला प्रश्न है, लावा के जमने के परिणाम स्वरूप धरती के भीतर बनी गहरी चट्टानों को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लूटानिक चट्टानें। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप धरती के भीतर बनी गहरी चट्टानों को प्लूटानिक चट्टानें कहते हैं। लावा के ठंडा होने के स्थान पर आग्नेय शैल का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें ज्वालामुखी शैलें और पातालीय शैल। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं। ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती हैं, जिसमें बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील व डाइक आदि हैं। अगला प्रश्न है, यदि मैग्मा पदार्थ का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई में ठंडा होकर बड़ा गुंबद बनता है तो उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेथोलिथ। यदि मैग्मा पदार्थ का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई में ठंडा होकर बड़ा गुंबद बनता है तो उसे बेथोलिथ के नाम से जाना जाता है। ये ग्रेनाइट के बड़े पिंड हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी
कई किलोमीटर तक होती है। अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या सीट कहलाता है। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है, उसे डाइक कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के चट्टानों में खनिज इकट्ठे होते हैं तथा स्ट्राटा में एकत्रित होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टान में खनिज इकट्ठा होते हैं और परतों स्ट्राटा में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें सेल रवेदार नहीं होती। अवसादी चट्टानों की विशेषता उनमें संधियों तथा जोड़ों का पाया जाना है। ये जोड़ खासकर संयोजक तल से लंबवत रूप में होते हैं। अवसादी सेलों को परतदार सेल भी कहा जाता है। अवसादी सेल का निर्माण प्राचीन चट्टानों में टुकड़ों तथा खनिजों के, जो कि किसी न किसी रूप में संगठित हो जाते हैं और परत में निर्मित होते हैं तथा जमाव से बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानें कार्बनिक रूप से बनती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चूना पत्थर। चूना पत्थर अवसादी चट्टानें कार्बनिक रूप से बनती हैं। अवसादी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटस से हुई, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। यांत्रिक रूप से निर्मित, जिसमें बालू, काष्म, पिंड, शिला, चूना प्रस्तर, शैल, विमृदा आदि हैं। दूसरा है कार्बनिक रूप से निर्मित, जिसके अंतर्गत गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि आते हैं। और तीसरा है रासायनिक रूप से निर्मित, इसमें श्रिंग, प्रस्तर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटाश आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक उत्पत्ति की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों का निर्माण कार्बनिक पदार्थों से हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चूना पत्थर का। अगला प्रश्न है, अवसादी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेडिमेंटम। अगला प्रश्न है, अवसादी चट्टानें तथा उनके निर्माण के प्रकार की सही जोड़ी पहचानें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यांत्रिक रूप से गठित बलुआ पत्थर संगुटिका, ये सही है। अगला प्रश्न है, एक स्तर में न्यूनतम रूप से इनमें से किस शिला प्रकार को देखने की प्रतीक्षा कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बालुकामय प्रस्तर। एक स्तर में न्यूनतम रूप से बालुकामय प्रस्तर को देखने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। बालुकामय प्रस्तर का निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है। बालू का निर्माण शक्कर के महीन कणों की तरह बारीक कणों के सम्मिश्रण से होता है। जब रेत के कणों का समूहन एवं संगठन संयोजक पदार्थों द्वारा होता है तो बालुका पत्थर चट्टान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ये पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। दूसरा है, इन चट्टानों में स्ट्राटा की कई परतें होती हैं। तीसरा है, चूना पत्थर अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। अवसादी चट्टानों का निर्माण चूर्ण तथा जीवावशेषों एवं वनस्पतियों के समूहन से होता है। यही कारण है कि अवसादी सेलों में जीवावशेष पाए जाते हैं। अवसादी सेल को परतदार सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें अवसाद की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। चूना पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में लिथिफिकेशन प्रक्रिया होती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चूना पत्थर में। चूना पत्थर में लिथिफिकेशन प्रक्रिया होती है। चूना पत्थर की रचना घुलनशील तत्व कैल्शियम कार्बोनेट से होती है, अतः यह जल में शीघ्रता से घुल जाता है। इस कारण इस चट्टान पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव सर्वाधिक होता है। गेब्रो चट्टान का रूपांतरण सर्पेंटाइन चट्टान में होता है। बेसाल्ट, गेब्रो एवं पेग्मेटाइट प्रमुखतः आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमिगत जल का कौन सा स्रोत अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नैसर्गिक या कोनेट। नैसर्गिक या कोनेट जल भूमिगत जल का स्रोत है जो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। इसे कुओं, ट्यूबवेल अथवा हैंड पंपों की खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। यह जल अधिकतर स्वच्छ होता है तथा इसका प्रयोग सीधे किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अवसादी चट्टानों के बारे में सही कथन का चुनाव करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये चट्टानें परतों में जमा हुई हैं। अवसादी चट्टानें परतों में जमा हुई हैं। अवसादी चट्टानें उन पदार्थों से बनती हैं जिन्हें अन्नछादन के साधन के द्वारा निम्न प्रदेशों में एकत्रित किया जाता है। अन्नछादित पदार्थ को तलछट कहा जाता है। यह तलछट परत के रूप में एकत्रित होता है तथा एक परत के ऊपर दूसरी परत बिछ जाती है। कालांतर में यह तलछट कठोर होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिसे अवसादी चट्टान कहते हैं। क्रिस्टलीकरण का विकास आग्नेय चट्टानों में होता है, वहीं कायांतरित चट्टानों की संरचना ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है अवसादी। अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेंडिमेंटम से हुई है, जिसका अर्थ व्यवस्थित होना। अवसादी चट्टानें उन पदार्थों से बनती हैं जिन्हें अन्नछादन के साधन जैसे नदी, हिमनदी तथा वायु आदि द्वारा निम्न प्रदेशों में एकत्रित करते हैं, जिन्हें तलछट जमाव कहा जाता है। इन तलछटों में जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं। यह तलछट परतों के रूप में जमा होता है। यह कालांतर में ऊपरी दबाव के कारण यह तलछट या अवसाद कठोर हो जाता है और एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिसे तलछटी या अवसादी चट्टान कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन चट्टानों का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण के कारण हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट का निर्माण प्रायः बलुआ पत्थर के रूपांतरण के फलस्वरूप हुआ है, जिसमें क्वार्टजाइट खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रूपांतरण के समय मौलिक सेल बालुका पत्थर के बीच के छिद्र अत्यधिक दबाव तथा ताप के कारण सिलिका से भर जाते हैं। इस कारण क्वार्टजाइट अपने मौलिक सेल बालुका पत्थर से अधिक कठोर होता है तथा बड़े बड़े टुकड़ों में टूटता है। अगला प्रश्न है, जब अवसादी सेलें अति उच्च ताप और दाब के प्रभाव के अंतर्गत आती हैं तब परिणाम होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कायांतरित सेल की रचना। जब अवसादी सेलें अति उच्च दबाव तथा ताप के प्रभाव के अंतर्गत आती हैं तब कायांतरित सेल की रचना होती है। कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। ऊष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायांतरण के दो प्रकार होते हैं, संपर्क कायांतरण एवं प्रादेशिक कायांतरण। अगला प्रश्न है, दो कॉलम दिए गए हैं, उनका सही मिलान कीजिए। सूची 1 में चट्टानों के नाम और सूची 2 में कायांतरित चट्टानें दी हुई हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चूना पत्थर का संगमरमर होगा, बलुआ पत्थर का
क्वार्टजाइट होगा और सेल का स्लेट होगा। इसमें सूची 1 में चट्टानों के नाम और सूची 2 में कायांतरित चट्टानें दी हुई हैं। चूना पत्थर का कायांतरण संगमरमर में होता है। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट, सेल का स्लेट, कोयला का ग्रेफाइट या हीरा, ग्रेनाइट का नाइस, बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट, गेब्रो का सर्पेंटाइन, स्लेट का सिस्ट और सिस्ट का फाइलाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तलछट चक्रों का एक भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोहा। लोह तलछट चक्रों का एक भाग है। पृथ्वी की सतह की सैलें अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऑक्सीजन, धरातली जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, चट्टान चक्र में आग्नेय चट्टानें, तलछट, अवसादी चट्टानें, डैश और मैग्मा शामिल हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कायांतरित सेल। चट्टान चक्र में आग्नेय चट्टानें, तलछट, अवसादी चट्टानें और कायांतरित सेल और मैग्मा शामिल हैं। सेल अपने मूल रूप से अधिक समय तक नहीं रहती हैं, बल्कि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती है। आग्नेय शैलों का कायांतरित सेलों में परिवर्तन किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं तथा ये अपखंड अवसादी सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। आगे के प्रश्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 181 है, कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के समस्थिति संतुलन को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। विवर्तनिक गतिविधियां, कटाव तथा निक्षेपण मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के समस्थिति संतुलन को प्रभावित करता है। भूतल पर संतुलन पूर्ण रूप से नहीं देखा जाता है क्योंकि भूगर्भिक शक्तियां इसमें अव्यवस्था स्थापित करने में कार्यरत रहती हैं। भूगर्भिक शक्तियों के कारण प्रायः धरातल पर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के कारण संतुलन की आदर्श स्थिति में अव्यवस्था हो जाती है। जब किसी क्षेत्र में पर्वत का निर्माण होता है तो उस स्थान पर शीघ्र ही अपरदन का कार्य शुरू हो जाता है, जिससे पर्वत की ऊंचाई घटने लगती है। इसके विपरीत क्षयित पदार्थ सागर में जमा होने लगता है। अगला प्रश्न है, एक धारा के निलंबित वजन कणों से भरा होता है जो, इसका सही आंसर है ऑप्शन है पानी के बहाव के ऊपर लटके रहते हैं। एक धारा निलंबित वजन कणों से भरा होता है जो कण पानी के बहाव के ऊपर लटके रहते हैं। अपरदन के लिए यह आवश्यक है कि नदी के साथ कंकड़, पत्थर आदि विद्यमान हो। नदी द्वारा अपरदन न केवल अवसाद भार की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है वरन उसके आकार द्वारा भी निर्धारित होता है। यदि अवसाद के पदार्थ महीन कण वाले हैं तथा आकार में छोटे हैं तो वे जल के साथ लटक कर चलते हैं और अपरदन कम करते हैं। इसी तरह यदि पदार्थ इतने महीन होते हैं कि वे घुलकर जल के साथ चलते हैं तो अपरदन नगण्य होता है। इसके विपरीत यदि बोझ के पदार्थ इतने बड़े होते हैं कि वे जल के साथ लुढ़ककर या कूदते हुए चलते हैं तो उनसे अपरदन सर्वाधिक होता है। इस तरह अवसाद भार की मात्रा का भी अपरदन पर पर्याप्त प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, डैश द्वारा स्थल मार्ग के बहाव की वृद्धि हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उच्च तीव्रता अवक्षेप। स्थलगत प्रवाह में वृद्धि उच्च तीव्रता अवक्षेप द्वारा हुई है। स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण है।
परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तक क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित होती हैं। ये अवनलिकाएं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों में जाल बनाती हैं। अगला प्रश्न है, मृदा तत्वों पर भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाएं उत्पन्न करने वाले, साथ ही भूमि के सतह के विन्यास में परिवर्तन लाने वाले एंडोजेनिक तथा एक्सोजेनिक बल को इस प्रकार कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भू आकृतिक प्रक्रिया। मृदा तत्वों पर भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाएं उत्पन्न करने वाले, साथ ही भूमि के सतह के विन्यास में परिवर्तन लाने वाले एंडोजेनिक तथा एक्सोजेनिक बल को भू आकृतिक प्रक्रिया कहा जाता है। भूपर्पटी गत्यात्मक है तथा यह क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह के अंतर के लिए उत्तरदायी है। बाह्य बलों को बहिर्जनित तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पटल विरूपण से संबंधित है? पहला है पर्वतनी प्रक्रियाएं, दूसरा है ज्वालामुखीयता, तीसरा है भूकंप और चौथा है प्लेट विवर्तनिकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल ए, सी और डी। सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं: पर्वतनी प्रक्रियाएं, भूकंप, प्लेट विवर्तनिकी तथा धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं। जबकि ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई सैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। अतः स्पष्ट है कि ज्वालामुखीयता पटल विरूपण से संबंधित नहीं है, जबकि सभी प्रक्रियाएं पटल विरूपण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अन्नछादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपक्षय या विदरिंग। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अन्नछादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अन्नछादन के अंतर्गत अपक्षय, वृहत क्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि को सम्मिलित किया जाता है। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा मिट्टी के कण हवा या पानी द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मिट्टी के कण हवा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। इस घटना को अपर्दन कहा जाता है। यह घटना मुख्यतः दो प्रक्रियाओं के माध्यम से होती है, घर्षण तथा कटाव। इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पवने घर्षण की क्रिया के माध्यम से कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती हैं तथा जल अपनी धाराओं के माध्यम से मिट्टी का कटाव करते हैं, जबकि संक्षारण एक रासायनिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण अंकित किया गया है। कथन है, क्रमिक परिवर्तन करने में कारण के रूप हवा का काम उतना व्यापक नहीं है जितना पानी का। कारण है, वह केवल विश्व के रेगिस्तान प्रदेश में प्रभावी है जहां बहुत कम वर्षा होती है और मिट्टी के कण ढीले होते हैं। ऊपरी दो कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। पृथ्वी स्थल रूपों में क्रमिक परिवर्तन करने वाले कारकों में हवा उतना प्रभावी कारक नहीं है जितना कि बहता हुआ जल, क्योंकि हवा केवल विश्व के रेगिस्तानी भागों में ही प्रभावी होते हैं जहां वर्षा बहुत कम होती है तथा मिट्टी के कण ढीले होते हैं। धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अपरदन के कौन से कारक जलवायवीय दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं? पहला है वायु, दूसरा है भौमजल, तीसरा है हिमानी, चौथा है लहरें। इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। धरातल के पदार्थों का अपरदन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इसमें से प्रथम तीन कारक जलवायवीय दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। अपरदन के दो अन्य कारक लहरों तथा धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। लहरें स्थल एवं जल मंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती हैं, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन डी केवल ए और डी माना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का समूह अन्नाच्छादन में सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अपक्षय, अपरदन, वृहत संचरण और परिवहन। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अन्नाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अन्नाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत करना या आवरण हटाना। अन्नाच्छादन में अपक्षय, वृहत क्षरण, संचलन, अपरदन तथा परिवहन आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपरदन द्वारा चट्टान के टुकड़ों का छोटा होना निम्नलिखित प्रक्रमों में से किनके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सन्निघर्षण। अपरदन द्वारा चट्टान के टुकड़ों का छोटा होना सन्निघर्षण प्रक्रम के द्वारा होता है। नदी के अपरदन का कार्य दो रूपों में होता है। प्रथम रूप में ये नदी की घाटी के किनारे तथा तली का घर्षण करती हैं तथा दूसरे रूप में ये टुकड़े आपस में भी टक्कर खाते हैं, जिससे उनमें टूट फूट होती रहती है। इस तरह टुकड़ों के आपस में रगड़ तथा घर्षण द्वारा चट्टानों के टूटने की क्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्षरण की प्रक्रिया में विलयन द्वारा भौतिक पदार्थों के निष्कासन को डैश कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संक्षारण। विलयन तथा भौतिक पदार्थों के निष्कासन को संक्षारण कहते हैं। नदी के साथ कंकड़, पत्थर आदि भी नदी के भार के रूप में चलते हैं। इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण तथा टूट फूट की क्रिया को अपघर्षण या संक्षारण की क्रिया कहते हैं। अपघर्षण की मात्रा तथा रूप नदी के भार के पदार्थों के गुणों पर आधारित होता है। इनमें से गोलाश्म, कंकड़, पत्थर के टुकड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन पत्थरों को छेदन यंत्र कहते हैं, जो कि नदी की घाटी में लंबवत एवं क्षैतिज कटाव करते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक अपक्षयण डैश में यांत्रिक अपक्षयण से ज़्यादा प्रभावशाली हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्ध शुष्क प्रदेश। रासायनिक अपक्षय अर्ध शुष्क प्रदेशों में यांत्रिक अपक्षय से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण सेलों के अपघटन, विलयन तथा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक अपक्षय को जलवायु विभिन्न रूपों से प्रभावित करता है। भूपटल के विभिन्न भागों में जलवायु की भिन्नता के कारण अपक्षय में भिन्नता तथा उसकी सक्रियता में पर्याप्त अंतर मिलता है। जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में अत्यधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, जबकि यहाँ यांत्रिक अपक्षय नगण्य होता है। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय भागों में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है।
अगला प्रश्न है, प्रक्रियाएं जो स्थल मंडल के पृष्ठ को सामान्य स्तर पर लाने के लिए प्रवृत्त करती हैं उन्हें सामूहिक रूप से कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रमिक परिवर्तन। वे सभी प्रक्रियाएं जो स्थल मंडल के पृष्ठ को सामान्य स्तर पर लाने के लिए प्रवृत्त करती हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्रमिक परिवर्तन कहते हैं। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम करने में असफल रहती हैं। एतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक अंतर्जनित एवं बहिर्जनिक बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, भू सतह को सामान्य स्तर पर लाने की सभी प्रक्रियाएं सामूहिक रूप से डैश कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेडेशन या श्रेणीकरण। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की जलवायु में प्राकृतिक अपक्षय फिजिकल वेदरिंग सर्वाधिक प्रभावी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गर्म और आर्द्र। गर्म और आर्द्र जलवायु में प्राकृतिक अपक्षय सर्वाधिक प्रभावी होती है। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुपयुक्त बलों पर निर्भर करती है। ये अनुपयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अवरूपण प्रतिबल, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव, सूर्यातप, तुषार एवं वायु द्वारा चट्टानों में विघटन होने की क्रिया को यांत्रिक या भौतिक अपक्षय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से अपक्षय प्रक्रियाओं के प्रमुख प्रकारों में शामिल है? पहला है रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया, दूसरा है यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया, तीसरा है भूवैज्ञानिक अपक्षय प्रक्रिया और चौथा है जैविक अपक्षय प्रक्रियाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए, बी और डी। अपक्षय प्रक्रियाओं के तीन प्रमुख प्रकार हैं, रासायनिक अपक्षय, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। सूर्यातप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन होने की क्रिया को यांत्रिक अपक्षय कहा जाता है। यांत्रिक अपक्षय में ताप का परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावशाली कारक माना जाता है। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुपयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं। ये बल निम्नलिखित हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अवरूपण प्रतिबल, तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टली रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, शुष्कन तथा आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। इन सभी कारकों के कारण चट्टानों में टूट फूट की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य बलों में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूपांतरण। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बाह्य बल कहते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अन्नाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अन्नाच्छादन शब्द का अर्थ है नीरावृत करना या आवरण हटाना। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, वृहत क्षरण, संचलन, पवन, समुद्री तरंग तथा हिमनद आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन तथा शैलों का रूपांतरण आदि प्रक्रियाओं को अंतर्जनित बलों के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सोजेनिक बलों से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्षरणदार और जमावट। अगला प्रश्न है, कथन है बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं।
कारण है तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा तथा अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, इसीलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापमान तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायविक तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अतः कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अपक्षय का एक प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपशलकन। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलय, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण सेलों के अपघटन, विलयन तथा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जबकि अपशलकन भौतिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप तापमान परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण होता है। अपशलकित गुंबद एवं टार्स क्रमशः अभारितकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, काष्ठ कटिबंध में प्रक्रिया सेल अपक्षरण के जिम्मेदार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बनीकरण। काष्ठ प्रदेशों में प्रक्रिया सेल्फ अपक्षरण के लिए कार्बनीकरण कारक उत्तरदायी हैं। चूना पत्थर या डोलोमाइट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उसमें धरातली व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा धुलन प्रक्रिया और उसमें निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को काष्ठ स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। इन स्थलाकृतियों का निर्माण चूने की चट्टानों वाले भागों में सतह के ऊपर तथा नीचे अपक्षय प्रक्रिया द्वारा होता है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अंतर्जनित प्रक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।